ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी असल में कंट्रोल की कहानी है। कंट्रोल की कहानी, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, मतलब इस बात की कहानी कि कंप्यूटर को चलाएगा कौन। क्या इसे कुछ एक्सपर्ट्स का ग्रुप चलाएगा जो एक बड़ी मशीन को शेयर कर रहे हैं, जैसे यूनिक्स के जमाने में होता था, या फिर कंट्रोल एक आम इंसान के हाथ में होगा जो अपने डेस्क पर बैठा है, जैसा MS DOS और फिर विंडोज ने मुमकिन बनाया। बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम असल में यही तो है। वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच का एक मैनेजर है। मैनेजर सही शब्द है। हाँ, ये तय करता है कि कौन क्या और कब इस्तेमाल करेगा। इसके बिना दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर भी आप समझिए बस एक बेजान डिब्बा है। सही बात है। और आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें इसी कंट्रोल की यात्रा पर ले जाते हैं। टेक्स्ट कमांड की वो जो मुश्किल दुनिया थी, वहां से लेकर आज के क्लिक और टच की आसान दुनिया तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मैनेजर आखिर करता क्या है। इनमें से बहुत सीधे सादे शब्दों में समझाया गया है कि अगर किसी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो उसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। हाँ, ना आप कोई काम कर पाएंगे। ये तो वैसी बात हुई कि आपके पास एक शानदार किचन है लेकिन कोई शेफ ही नहीं है जो उसे इस्तेमाल करना जानता हो। बिल्कुल सही उदाहरण है। और एक और जरूरी बात जो इन नोट्स में लिखी है वो ये कि जब भी आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। उसके बाद ही बाकी एप्स या सॉफ्टवेयर आते हैं। ये उस नींव की तरह है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। ये हार्डवेयर की भाषा को सॉफ्टवेयर की भाषा में और सॉफ्टवेयर की भाषा को हार्डवेयर की भाषा में मतलब ट्रांसलेट करता है। एक दुभाषी की तरह। हाँ, एक दुभाषा और ट्रैफिक पुलिसमैन दोनों। इसके बिना आपका वर्ड प्रोसेसर प्रिंटर से बात नहीं कर सकता, आपका वेब ब्राउजर नेटवर्क कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हर चीज के बीच में खड़ा है। ठीक है, तो नींव के बात समझ आ गई। अब उस दौर में चलते हैं जहां ये कहानी शुरू हुई थी, जब कंप्यूटर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थे। सबसे पहला नाम आता है यूनिक्स का। यूनिक्स। नोट्स बताते हैं कि इसे 1969 के आसपास बनाना शुरू किया गया था और 1971 में ये रिलीज हुआ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। हाँ, एक मिनट, मल्टी यूजर मतलब एक ही कंप्यूटर पर एक ही समय में कई लोग काम कर सकते थे। आज के हिसाब से तो ये सोचना भी मुश्किल है, ये कैसे काम करता था। ये उस जमाने के लिए एक आप समझिए क्रांतिकारी सोच थी। सोचिए एक बहुत बड़ा महंगा मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कमरे में रखा है। ठीक है। अब उस एक मशीन से कई टर्मिनल यानी सिर्फ स्क्रीन और कीबोर्ड जुड़े होते थे जो अलग अलग कमरों में होते थे। और यूनिक्स इतनी तेजी से प्रोसेसर का टाइम हर यूजर के बीच बांटता था कि हर किसी को लगता था कि पूरा कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह का भ्रम था। हाँ, इसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी और बड़ी रिसर्च लैब्स में कंप्यूटिंग मुमकिन हो पाई, जहां एक महंगी मशीन का खर्च कई लोग मिलकर उठा सकते थे। वाह, ये तो वाकई कमाल है। और इसी यूनिक्स की विरासत को आगे बढ़ाया एक और सिस्टम ने जिसका नाम आज हर कोई जानता है, लिनक्स। लिनक्स, बिल्कुल। ये 1991 में आया। नोट्स में लिखा है कि ये भी एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर में बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन सर्वर में ही क्यों? ऐसा क्या खास था इसमें? देखिए, इसमें खास इसकी ताकत और स्थिरता तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी इसकी फिलॉसफी, इसका विचार। लिनक्स ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स? इसका मतलब था कि इसका कोड यानी इसे बनाने का जो तरीका है वो पूरी दुनिया के लिए खुला था। कोई भी डेवलपर उसे देख सकता था, उसमें गलतियां ढूंढ सकता था और उसे बेहतर बना सकता था। ये एक ग्लोबल टीम वर्क जैसा था। मतलब कोई एक कंपनी इसे कंट्रोल नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन गया। जब हजारों आंखें आपके कोड को देख रही हों तो गलतियां छिप नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, क्या? यह मुफ्त था। अच्छा। इसी एक चीज ने इंटरनेट की दुनिया बदल दी। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, आज इंटरनेट की लगभग हर बड़ी कंपनी के जो विशाल सर्वर फार्म्स हैं वो लिनक्स पर ही चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको हजारों कंप्यूटर चलाने हों तो हर कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस खरीदने का खर्च वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लिनक्स ने उस खर्च को खत्म कर दिया। तो एक तरफ यूनिक्स और उसका ओपन सोर्स वंशज लिनक्स ये बड़ी बड़ी मशीनों और इंटरनेट की दुनिया पर राज कर रहे थे। हमारे नोट्स में इसी परिवार का एक और सदस्य है, सोलारिस। इसके बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था लेकिन बाद में ओरेकल ने ले लिया। क्या ये सही है? यहाँ पर हमें नोट्स की जानकारी को तस्वीरों से मिली जानकारी के साथ मिलाकर देखना होगा। अच्छा।
तस्वीर बताती है कि सोलारिस को असल में सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी ने बनाया था। सन माइक्रोसिस्टम्स? हाँ, जो उस समय यूनिक्स सिस्टम बनाने में माहिर थी। बाद में सन माइक्रोसिस्टम्स को ओरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, इसलिए आज ये ओरेकल सोलारिस कहलाता है। ओह, तो ये कहानी है। हाँ, ये यूनिक्स परिवार का एक बहुत ही दमदार हाई एंड सिस्टम था, जिसे बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने सबसे जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करती थीं। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट से सीधा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, तो ये एक जरूरी सुधार है। तो एक तरफ थी ये यूनिक्स की दुनिया जहां कंट्रोल एक्सपर्ट्स के हाथ में था और मशीनें शेयर हो रही थीं। लेकिन डेस्क पर, घरों और ऑफिस में एक बिल्कुल अलग क्रांति शुरू हो रही थी, और उस क्रांति का नाम था MS-DOS। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में आया यह सिस्टम यूनिक्स से बिल्कुल उल्टा था। कैसे? ये मल्टी यूजर नहीं, सिंगल यूजर था। मतलब एक मशीन, एक समय में, एक इंसान के लिए। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का असली दौर शुरू हुआ। इसने कंट्रोल को मेन फ्रेम रूम से निकालकर आम इंसान की डेस्क पर रख दिया। लेकिन इसका इस्तेमाल करना कितना मुश्किल रहा होगा। नोट्स में तो कोई तस्वीर नहीं है, पर मुझे याद है एक काली स्क्रीन और एक टिमटिमाता हुआ कर्सर। कोई माउस नहीं, कोई आइकॉन नहीं। बिल्कुल, आपको सब कुछ कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता था। फाइल देखनी है तो डिर कमांड लिखो, फाइल कॉपी करनी है तो कॉपी कमांड लिखो, और उसमें भी फाइल का पूरा नाम और पता सही लिखना पड़ता था। बाप रे। हाँ, एक कॉमा की गलती और बैड कमांड और फाइल नेम का एरर आ जाता था। ये बहुत ताकतवर था, लेकिन आम इंसान के लिए नहीं था। आपको कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ती थी। और शायद इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए वो सिस्टम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हाँ, नोट्स में इसकी एक लंबी लिस्ट है। विंडोज 95, 98, XP, विस्टा, 7, 8, 10। ये दिखाता है कि कंट्रोल को आसान बनाने का सफर कितना लंबा रहा है। ये लिस्ट पर्सनल कंप्यूटिंग का पूरा इतिहास है। ये उस बदलाव की कहानी है जहां कंप्यूटर ने हमसे अपनी भाषा सीखने के लिए कहना बंद कर दिया और हमारी भाषा बोलना शुरू कर दिया। तस्वीरों और आइकन्स की भाषा। बिल्कुल, क्लिक्स की भाषा। इसने कंप्यूटर को एक डरावनी मशीन से एक दोस्ताना टूल में बदल दिया। तो चलिए इस बदलाव के सबसे बड़े मील के पत्थर से शुरू करते हैं। विंडोज 95। साल था 1995। नोट्स कहते हैं कि ये MS-DOS का सुधरा हुआ रूप था। ये 32 बिट था और इसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ये 32 बिट होना, इसका क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल शब्द है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इससे पहले के सिस्टम ज्यादातर 16 बिट पर काम करते थे। 32 बिट होने का मतलब था कि कंप्यूटर अब बहुत ज्यादा मेमोरी यानी रैम का इस्तेमाल कर सकता था। और ज्यादा मेमोरी मतलब? ज्यादा मेमोरी का मतलब था ज्यादा ताकतवर सॉफ्टवेयर। पहली बार पर्सनल कंप्यूटर पर असली गेमिंग, मल्टीमीडिया एडिटिंग और एक साथ कई प्रोग्राम चलाना मुमकिन हुआ। इसने पीसी को सिर्फ काम करने की मशीन से निकालकर मनोरंजन का जरिया भी बना दिया। और GUI, उसने क्या बदला? अरे, उसने सब कुछ बदल दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। जैसा कि आपने कहा, MS-DOS में आपको कंप्यूटर से बात करनी पड़ती थी, उसे कमांड देने पड़ते थे। हाँ। GUI ने आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को एक वर्चुअल डेस्कटॉप बना दिया, जहां फाइलें और फोल्डर असली चीजों की तरह दिखते थे, जिन्हें आप माउस से सीधे पकड़ सकते थे, खोल सकते थे, हिला सकते थे। बातचीत से सीधे एक्शन पर आ गए। एग्जैक्टली। और इसी ने विंडोज 95 को इतनी बड़ी सफलता दिलाई। वो जो मशहूर स्टार्ट मेन्यू था, वो भी पहली बार इसी में आया था। इसके बाद 1998 में विंडोज 98 आया, जिसके बारे में कहा गया है कि ये 95 का ही सुधरा हुआ रूप था। हाँ, ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक आम तरीका है। आप एक बड़ा बदलाव लाते हैं, फिर लोगों के फीडबैक और नई तकनीक के हिसाब से उसे बेहतर बनाते हैं, उसे चमकाते हैं। तो 98 में नया क्या था? विंडोज 98 के समय तक इंटरनेट आम होने लगा था। USB डिवाइस आने लगे थे, तो इसमें उन चीजों के लिए बेहतर सपोर्ट दिया गया। इसने इंटरनेट को ऑपरेटिंग सिस्टम का एक गहरा हिस्सा बना दिया। फिर आया 2001 का वो दौर, जिसे बहुत से लोग विंडोज का सुनहरा दौर मानते हैं। विंडोज XP? हाँ, नोट्स में लिखा है कि ये एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था और आज भी कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान था। इसकी इतनी जबरदस्त कामयाबी के पीछे क्या राज था? इसके दो बड़े कारण थे। पहला, ये बहुत ज्यादा स्थिर था, स्टेबल था। विंडोज 95 और 98 कभी-कभी क्रैश हो जाते थे, वो जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती थी। हाँ, याद है। XP उनसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद था। और दूसरा, इसका डिजाइन, वो बहुत साफ सुथरा, रंगीन और आकर्षक था। ये देखने में प्रोफेशनल भी लगता था और इस्तेमाल करने में आसान भी।
ये इतना सफल हुआ कि लोग इसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। सालों तक लाखों कंप्यूटरों की ये रीढ़ बना रहा। लेकिन क्या इतनी ज्यादा सफलता कभी-कभी एक कमजोरी भी बन जाती है? बिल्कुल, यही एक्सपी के साथ हुआ। ये इतना अच्छा था कि लोगों ने सालों तक इसे अपडेट नहीं किया, न ही नए वर्जन पर गए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट देना बंद कर दिया, लेकिन लोग फिर भी इसे चलाते रहे। इससे ये हैकर्स का एक आसान निशाना बन गया। यह हमें सिखाता है कि तकनीक में एक जगह बहुत देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो जगह कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो। और इस आरामदायक दौर के बाद आया एक बड़ा झटका। 2007 में विंडोज विस्टा। उफ, विस्टा। नोट्स कहते हैं कि इसमें एक्सपी से ज्यादा फीचर थे, लेकिन अगर हम याद करें तो लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ? ज्यादा फीचर होना हमेशा बेहतर नहीं होता क्या? ये क्लासिक केस है जहां ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं था। विस्टा ने एक नया शीशे जैसा डिजाइन पेश किया, जिसे एरो कहते थे, और इसमें सुरक्षा के लिए बहुत सारे नए फीचर डाले गए। कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में ये बहुत भारी था। इसे चलाने के लिए उस जमाने के ज्यादातर कंप्यूटरों में उतनी ताकत ही नहीं थी। ये बहुत धीमा चलता था, पुराने सॉफ्टवेयर और प्रिंटर के साथ ठीक से काम नहीं करता था। ओह, और इसकी सुरक्षा के फीचर इतने ज्यादा थे कि हर छोटे मोटे काम के लिए यूजर से बार बार परमिशन मांगता था, जो बहुत परेशान करने वाला था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपी की सादगी और भरोसे से सबक सीखने की बजाय उसे फीचर से भर दिया जो लोगों के काम ही नहीं आए। सही कहा आपने। विस्टा ये याद दिलाता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सफलता सिर्फ इस बात पर नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है, बल्कि इस बात पर भी है कि वो उन कामों को कितनी आसानी और तेजी से करता है। यूजर का अनुभव सबसे जरूरी है। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास की पूरी कहानी देखी। हमने देखा कि कैसे कंट्रोल कुछ मुट्ठी भर एक्सपर्ट्स के हाथ से निकलकर कमांड लाइन के जरिए एक यूजर तक पहुंचा, और फिर ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए हर आम इंसान के लिए आसान हो गया। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा का सार यही है, इंसान और मशीन के बीच की बातचीत को आसान और सहज बनाने की कोशिश। ये सिर्फ कोड और हार्डवेयर की कहानी नहीं है, ये डिजाइन और मनोविज्ञान की कहानी भी है। कैसे तकनीक को इतना सरल बना दिया जाए कि वो तकनीक लगे ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। इन नोट्स में विंडोज 10 तक के संस्करणों का जिक्र है, लेकिन हमारी गहरी चर्चा विस्टा पर खत्म होती है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि विस्टा के बाद स्मार्टफोन और क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में सबसे बड़े बदलाव क्या हुए हैं। हाँ, अब लड़ाई सिर्फ डेस्कटॉप की नहीं रही। बिल्कुल। और भविष्य में क्या होगा? क्या हम कीबोर्ड और माउस से आगे बढ़कर आवाज, इशारों या शायद सीधे दिमाग से अपने डिवाइस को कंट्रोल करेंगे? और तब उस दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका क्या होगी?